गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 9 से लेकर के 10th तक डिस्कस करेंगे, कुछ इंक्लूडिंग 11th का, क्योंकि क्लास 11th वाले जो 11th पे केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होता है। वो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो क्रिस्टल क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, तो हम आज जो डिस्कस करेंगे बेसिकली, तो जैसे फॉर्मूला, कैसे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, वो उसको डिस्कस करेंगे। तो और जो बोर्स मॉडल थ्योरी था तो वो थ्योरी डिस्कस करेंगे। फिर अगर आप 10th में आओगे तो हम लोग फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, है ना, बैलेंसिंग वाला पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए, वो लोग डिस्कस करेंगे। फॉलोड बाय हम लोग थोड़ा बहुत आईयूपीएसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मेथड, प्रोप्यूट, लाइक दैट। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत 11th का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने पॉइंट वाइज नोट कर रखे हैं कि कैसे एटॉमिक नंबर, मास वगैरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बेसिकली। ओके, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा पीरियोडिक टेबल का। ओके, तो ये चैप्टर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको देख लोगे अच्छे से तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो डेट आप जब 11th की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं उनका बेसिक नहीं क्लियर रहता है, फिर उनको प्रॉब्लम होता है। 11 जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े हैं तो उनको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है, उनको मोल कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है फॉर स्टडिंग क्लास 11, तो क्लास 11 को इंटर करने से पहले जितना भी केमिस्ट्री में आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं आज यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला टॉपिक से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। जैसे अगर देखोगे हमारे पास क्या होता है, अगर सबसे पहले देखो कोई भी एटम कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसके पहले बहुत सारी थ्योरी आई थी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था, उस पर क्या चार्ज आता है। तो बेसिकली कोई भी एटम मिलता है किससे किसके मिलके बनता है। कोई भी एटम होता है ना, उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्रोटॉन होता है। ओके, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सबसे बेसिक पार्ट। ठीक है, अब इसका किसने क्या डिस्कवरी किया था, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं। तो जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड। ठीक है, अब ईयर वगैरह का इतना जरूर नहीं, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और इसको हम लोग कभी कभी ना रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई प्लस देन। और प्रोटॉन को कभी कभी अगर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो उसको भी प्रोटॉन बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसमें पॉजिटिव आ गया। ये सब हम डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है बेसिकली। न्यूट्रॉन पे इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गया। ओके, न्यूट्रॉन चैडविक ने, जेम्स चैडविक। ठीक है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, जेम्स चैडविक। ओके, इलेक्ट्रॉन का किसने किया था, जे थॉम्पसन ने। इसमें प्रोटॉन में गोल्डस्टीन भी आ जाता है तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, थॉम्पसन। ओके, तो ये सब डिस्कवरी किसने क्या किया था। ओके, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट कैसे होता है, ई माइनस। न्यूट्रॉन का बेसिकली हम न्यूट्रल पे जीरो चार्ज होता है तो न्यूट्रल होता है तो एन जीरो लिख देते हैं, या कभी कभी ई पे जीरो लगा देते हैं तो वो भी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। अब अगर देखोगे कोई भी एटम होता है उसमें क्या होता है, पहले तो न्यूक्लियस होता है सेंटर पे। सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके सराउंडिंग्स में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं ऐसे। इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जैसे के सेल हो गया, एल हो गया, एम हो गया। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एन हो गया, ये सारे सेल्स हो गए। हाँ, अब इस जो न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो सेंटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। एकदम बेसिक से कवर करेंगे, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्ट, एटम, वो जो चार्जेस होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन एंड प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। देन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो ये सेल्स हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस सेंटर पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है, उसके सराउंडिंग में सेल्स होते हैं। वो जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, थ्रू आउट द रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, तुम्हें पता है, हमें पता है कि के एल एम एन, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 8 होता है। एम में कितना होता है, 18 होता है। एन में कितना होता है, 32। तो ये जो बेसिक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आगे करेंगे, है ना। बेसिक जैसे 2 8 8 18 लाइक दैट।
तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ओके, अब अगर देखोगे तो इसके सराउंडिंग में क्या होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे पता है हमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, ये सब अच्छे से बना लेना नोट्स में। ओके, यहाँ पे n क्या है, 32 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर देखोगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे सराउंडिंग में। ओके, ये इलेक्ट्रॉन कैसे करते रहते हैं, सारे सेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहते हैं। अब जो लास्ट में आता है हमारे पास, जो मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब हम अभी मैं डिस्कस करूंगा, जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल कर लो, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, जिसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे 281, तो ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन हो दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, डिस्कस करेंगे सब। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास आता है यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, यहां से इसके बीच में ये जो, इसको मैं बोल दे रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस से लेकर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या वी कैन से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में अब अगर देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें आपस में अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर होता है, नेगेटिव सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करते हैं, है ना। तो अगर देखोगे इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ना, कौन सा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में। अब देखो प्लस है नेगेटिव है, तो इसको क्या हो जाना चाहिए था, पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपस में एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था। तो यहीं पे एक थ्योरी आई थी तुम्हारे पास, बहुत सारी थ्योरी पढ़े थे, मैं अगर थोड़ा बहुत थ्योरी का डिस्कशन करूं, जैसे तुमने पढ़ा होगा प्लम पुडिंग मॉडल, तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बोला था उन्होंने, मैं ज्यादा थ्योरी पे नहीं रहूंगा क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। प्लम पुडिंग मॉडल में सीधे बोला था कि उन्होंने एक एग्जांपल लिया था वाटरमेलन का, उन्होंने बोला जो उसमें इंबेडेड सीड्स होते हैं, उन्होंने उसको प्रोटॉन एज्यूम किया था, और जो रेडिश वाला पार्ट होता है पूरा, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था। बट बाद में ये थ्योरी फेल हो गई थी, है ना, इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, तो ऑफ एटम, तो वो बाद में फेल हो गया था। ऐसी और सारी थ्योरीज आई थी, ठीक है। बट हमें जो करना है, तो इनके और एक, तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल आया था उसमें क्या बोला था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच में पॉजिटिव अपोजिट चार्ज है, अब अपोजिट चार्ज है तो ये कोलैप्स हो जाना चाहिए, इसको इसमें आके ऐसे मिक्स हो जाना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये रिवॉल्व करते 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 यहां तक कोलैप्स हो जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो ये जान लेना, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो होता है पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इसीलिए हम लोग जब कभी ऑर्गेनिक में तुम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, कभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन काइंड ऑफ नहीं होता, हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, याद रखना। तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और दूसरा, ये सर्कुलर क्यों रिवॉल्व कर रहा है, पहली बात तो इसके बीच में लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो लिख लो, बाकी 12th में फिजिक्स में आएगा, एक चैप्टर ही है इसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहो लिख लो क्या होता है, बट अभी लिख लो बस, 1545 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q2 बाय R स्क्वायर। एक बार मैं देख लूं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, ओके आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और दूसरा, ये सर्कुलर क्यों रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर रिवॉल्व करने का मेथड होता है एक, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर जो होता है यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, जो भी बोले, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर सर्कुलर मूव कर रहा है। जैसे टॉप्स होता है, अब टॉप्स क्या है, अगर उसको रोटेट करते हो आप तो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट तो करता है, उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस भी कवर करता है ना, है ना, लट्टू को नचाते हो ऐसे ही होता है, तो ऐसे ये भी है, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। तो इसमें भी mv स्क्वायर बाय r, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम करेंगे तो इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, आज हमारा बेसिक है, ठीक है। तो ओवरऑल देखोगे, ये हमारा कोई भी एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ओके, और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके सराउंडिंग सेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया बेसिकली हमारे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का। अब अगर देखोगे कोई भी एलिमेंट होता है वो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। तो जो पहला हमारे पास टॉपिक है, ओके, पहला टॉपिक है हमारे पास बेसिकली कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अब इसके बाद हेडिंग बनाना, ये तो हमारे पास बेसिक हो गया। अब इसके बाद जो हेडिंग बनाओगे तुम लोग,
देखो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट जैसे मैंने बोला है कि पूरा बेसिक कवर होगा, तो यस तुम्हें थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगी, बट यस अगर आप ये अच्छे से देख लिए तो आपका बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब 11 के कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे वहां पे वेरी हेल्पफुल होएगा। ठीक है, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, मैंने बता दिया एलिमेंट में क्या क्या होता है। बेसिकली एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है कोई भी एलिमेंट होगा जिसके पास कुछ एटॉमिक वेट हो, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह जो सॉरी कोई भी एटम होता है उसका एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, वो भी मैं मॉलिक्यूलर मास वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा। तो अब देखोगे कोई भी एलिमेंट है अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल लो, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट एक्स है, देन कुछ कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो ऊपर जो ये लिखा जाता है ए से और नीचे लिखा जाता है जेड। तो यहाँ पे ये टर्म क्या है इसको अगर जानना चाहो तुम लोग, तो यहाँ पे जो ए है एटॉमिक मास, क्या है एटॉमिक मास, ओके, और जो जेड है वो क्या है एटॉमिक नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ए है एटॉमिक मास, जेड है एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट का हम लोग को एटॉमिक मास वगैरह याद करना पड़ता है, थोड़ा बहुत डबल हो जाता है, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होता है, वो मैं लिखवा दूंगा। ओके, अब ये अगर मान लो कोई भी एलिमेंट बता दिया गया तो उसमें हमें सपोज करो बताना है कि कितना प्रोटॉन होगा कितना न्यूट्रॉन होगा, ये बताना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो इसके पीछे फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर देखोगे मान लो सपोज करो हमारे पास, पहले तो फॉर्मूला लिखो, यहाँ पे फॉर्मूला हेडिंग बनाओ, लिखो, इसके बाद फॉर्मूला में जो पहला आता है इन द केस ऑफ न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल क्या हो, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसमें कोई चार्ज नहीं है, न पॉजिटिव है ना नेगेटिव चार्ज। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पे या एटम पे कोई चार्ज नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल। ओके, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इन द केस ऑफ, दो केस बनेगा, इन द केस ऑफ न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल एटम स्लैश मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रल के केस में क्या होता है हमारे पास, जितना मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, हमारे पास कितना होगा इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी किसके इक्वल होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, इलेक्ट्रॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई माइनस, प्रोटॉन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ई प्लस। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको करो तुम लोग अंडरलाइन, सॉरी बॉक्स में कर लो। ठीक, क्या होता है हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, प्रोटॉन, जितना भी प्रोटॉन होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन जितना भी एटॉमिक नंबर के इक्वल हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना जेड इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द प्रोटॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, या बहुत लोग इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बात नहीं, प्रोटॉन को ये कर दो। देन अगर मान लो हमारे पास आ गया कोई भी चार्ज स्पेसीज, क्या आ गया चार्ज स्पेसीज, चार्ज स्पेसीज में क्या होता है याद रखना, अब मैं सेकंड केस लिखवा रहा हूं, इसी में हमारे पास, इसमें इसी में ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ चार्ज स्पेसीज, इन द केस ऑफ चार्ज स्पेसीज, चार्ज स्पेसीज में क्या होता है हमारे पास, जितने भी, हमेशा याद रखना एटॉमिक नंबर के इक्वल हमेशा होगा क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन तो हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज क्या होगा, प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, बट चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। तो जो भी चेंज आता है याद रखना, प्रोटॉन ऑलवेज कांस्टेंट, प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ओके, ये किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के हमेशा इक्वल होगा, बट जो भी चेंज होगा वो किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन कैन चेंज। ठीक है, इट में अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया दैट मींस इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिया, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो किसी भी एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब हुआ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बोल रहा हूं बेसिक है तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग करेंगे। नेगेटिव चार्ज मतलब हमारे पास
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। जो दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आता है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूले आते हैं हमारे पास इसके पास, कि एटॉमिक मास जो ए है, एटॉमिक मास इक्वल टू द, एटॉमिक मास इक्वल टू द नंबर ऑफ, एटॉमिक मास इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखना है, ए इक्वल टू द, प्रोटॉन को पी लिख दो और न्यूट्रॉन को एन लिख दो। ठीक है, डन। तो ये देखो कैमरे में आ रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट कम आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देख लेना नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मैं इसको यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो ये लिख लेना। ठीक है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है। ओके, अब अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर इन शॉर्ट में लिखना हो तो लिख लो। अब इसी फॉर्मूले से तुम किसी भी एटम में बता सकते हो उसमें कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो एटॉमिक मास इक्वल टू द क्या होता है, ए इक्वल टू द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जेड इक्वल टू द, हमेशा याद रखना, जेड होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल होता है इन द केस ऑफ न्यूट्रल। देन ये फॉर्मूला आ गया। अब एक दो केस ऐसा देखते हैं हम लोग जिसपे ये फॉर्मूला वैलिड हो रहा हो। ठीक है, एक दो एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, सो दैट वी कैन कवर ऑल द बेसिक टॉपिक। ओके, आई होप ये तुमने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से नोट्स बनाना। बेसिक कॉन्सेप्ट डाल देना इन केमिस्ट्री फॉर क्लास 11, मतलब 11 के लिए कितना कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट होता है। 12 के लिए मैं दूसरा बनाऊंगा। ठीक है, तो आई होप लिख लिया होगा। अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप ये सब तो लिख ही लोगे, इसमें सब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन ध्यान में रखना, ये सब लिख लेना। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, हम लोग बेसिक कवर करते हैं। अब इसके बाद मान लो कोई भी एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एग्जांपल में लो, मान लो आ गया सोडियम, या यहाँ पे मान लो सोडियम आ गया। चलो ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, 23 होता है। तो ध्यान में रखो, अगर आप क्लास 11 तक है, एटलीस्ट 30 तक एलिमेंट नेम याद कर लो। ठीक है, 30 तक एलिमेंट नेम याद कर लो, कुछ का एटॉमिक मास याद कर लो। ठीक है, तो वहां से तुम्हें हेल्पफुल होगा। अब ये आ गया, अब इसमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास पहला केस है। तो इसमें क्या बताना है मेरे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो इसका एटॉमिक मास है वो कितना है, 23। जो जेड है, अच्छा ये न्यूट्रल है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो दैट मींस इट इज न्यूट्रल। यहाँ पे जेड कितना है, 11 है, एटॉमिक नंबर क्या 11 है। तो यहाँ पे मैंने बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर है, क्योंकि न्यूट्रल केस है, 11 हो गया। इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन भी सेम होगा क्योंकि न्यूट्रल केस है। अब एटॉमिक मास कैसे, एटॉमिक मास इक्वल टू द क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखो एटॉमिक मास कितना है, 23 है, प्रोटॉन कितना 11 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन तुम लोग फाइंड कर सकते हो, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 23 माइनस 11। ठीक है, तो एन इक्वल टू द न्यूट्रॉन, इसमें कितना आ गया, 12 न्यूट्रॉन आ गया, 11 प्रोटॉन आ गया, 11 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस तरीके से आंसर हम लोग को करना है। ओके, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद चार्ज वाला देख लेंगे, सो दैट ऑल कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, मान लो आ गया हमारे पास Cl नेगेटिव। ठीक है, या मान लो हमारे पास आ गया कार्बन, जस्ट एकदम बेसिक चले तो, और क्लोरीन का तुम लोग खुद फाइंड करना। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो यहाँ सब कुछ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद अगर आओ कोई भी चार्ज स्पेसीज है, क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करने हैं, हमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर मान लो कोई चार्ज स्पेसीज है, जैसे मान लो Na पॉजिटिव, इसी के एग्जांपल लेते हैं, ये थर्ड एग्जांपल, Na पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। पॉजिटिव कभी भी किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका मतलब क्या होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अगर नेगेटिव चार्ज आता है, उसका मतलब क्या होता है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है, तो Na पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, एटॉमिक नंबर 11 23। तो ये न्यूट्रल वाला केस नहीं रहा, ये क्या आ गया, इन द केस ऑफ चार्ज वाला हो गया। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैन चेंज हो सकता है, या तो पॉजिटिव आएगा तो लूज करेगा, अगर नेगेटिव आएगा तो गेन करेगा। एक पॉजिटिव है, दैट मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है।
तो मैंने बोला था प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहेगा, 11 हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। प्रोटॉन आ गया। अब न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लो, हमें पता है एटॉमिक मास इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है, 23 है। प्रोटॉन कितना है, 11। न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाएगा 12। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो एक और केस लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इस सीरीज का, फिर इसके बाद कर लोगे। Al3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें निकालना हमें, तुम्हें पता है इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है और एटॉमिक नंबर 27, लेट अज्यूम, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पे हमें निकालना है, इसके बाद कैसे निकालोगे, यहाँ पे प्रोटॉन एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। प्रोटॉन कितना होगा, 13 होगा, जितना एटॉमिक नंबर ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, क्योंकि इसमें 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 कम कर दो तो 10 आ गया। ऐसे न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, एटॉमिक मास इक्वल टू द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस बी हो जाएगा। डन। एक नेगेटिव वाला कर लो, फिफ्थ एग्जांपल नेगेटिव वाला, Cl माइनस हो गया। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, एक इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन हुआ है, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, एक इलेक्ट्रॉन को गेन हुआ किया हुआ है, तो इसमें ऐसे अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेना, इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड कितना है, 17 है। प्रोटॉन तो हमेशा सेम ही रहेगा एटॉमिक नंबर के, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसने इंक्रीज किया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे तुम लोग एटॉमिक मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ से तो 35.5, ये फिर यहाँ से प्रोटॉन कितना है, 17 है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ओके। आई होप ये तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो हमने ये फॉर्मूला देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने उसमें कैसे प्रोटॉन फाइंड करना है, कैसे न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक चीज और इसी के साथ लिख लो, आइसोटोप्स ऑफ, यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, क्या पूछ रहे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में लिख लो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें ध्यान में रखना, आइसोटोप, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और टोप्स मतलब होता है, टोप्स मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर, मतलब दो स्पेसीज व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोटोप। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ध्यान में रखना, 1H1 को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। 1H2 को हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम बोलते हैं। अगर मान लो 1H3, यहां पे देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, 1H3 आ गया तो इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ऐसे D2O हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये हमारे पास आइसोटोप्स हो गए। क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, वो हमें नहीं लिखना है, ठीक है। क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं 17, ये पहला एग्जांपल हो गया। क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, बट इनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, 35 होता है और 17 37 होता है, ये क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं। ऐसे नाइट्रोजन के भी होते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, बट हमें ये हाइड्रोजन वाले नेम ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट हमें क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, अगर मान लो यहीं पे लिखो एनी एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस दैट आइटम लूज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रखा है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है। अगर उस पे एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसका मतलब हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है। तो ये सब देख लोगे, मुझे नहीं लगता इसमें सब में और डिस्कशन करने का कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना, ओके। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमने एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन कर लिया, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ केटायन एंड एनायन, ओके। अब जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ केटायन एंड एनायन, इसको लिख लेना, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ, ये बता ही दिया है ऑलमोस्ट, फिर भी डिस्कस कर ले, तो कॉन्सेप्ट ऑफ केटायन एंड एनायन, ठीक है। तो केटायन मतलब क्या हुआ, केटायन क्या होगा, आयन टू टाइप का होता है, कोई भी आयन होता है, आयन मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज आना। आयंस कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन।
कीटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। डन। तो कीटाइन और एनायन ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो जनरली हम लोग उसमें यूज करते हैं आईयूएम ऐड होता है, ईएम। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो आइड ऐड करते हैं, एट ऐड करते हैं, है ना, या आइट ऐड करते हैं, आइड, एट, आइट, ऐसे आईयूएम आता है। ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है अमोनिया, तो अमोनिया अमोनिया होता है NH3। अगर यही NH4 पॉजिटिव आ गया तो इसको बोलेंगे अमोनियम। क्या हो जाता है? अमोनियम। अभी मैं इसमें लिखाऊंगा। इसमें जैसे मान लो Cl क्लोरीन होता है, अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसे बोलेंगे क्लोराइड। ठीक है, ये एक एक एग्जांपल में करवा रहा हूं। और पॉजिटिव चार्ज आता मतलब हमारे पास आ गया कीटाइन में क्या होगा, ये ऐसा लिख लेना, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो डेट मीन्स क्या हो गया, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको जस्ट अभी मैंने लिखा था, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया। नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरा हमारे पास अगर केटायन है तो इसका साइज क्या हो गया, अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसमें नंबर ऑफ सेल डिक्रीज हो जाते हैं, तो इसका साइज ऑफ एन एटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एन एटम हो जाएगा डिक्रीज। साइज ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसमें भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट अच्छे से करेंगे 11th में चैप्टर 3, तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइज ऑफ एन एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा नेगेटिव में। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो वगैरह देखते हैं, जब डिस्कस करेंगे वहां पे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये प्रोटॉन और हमारे पास आयंस का हम लोग डिस्कस कर लिए। ये तो चलो ठीक है, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल था। अब मान लो पॉली एटॉमिक आयंस आ जाए, क्या आ जाए, पॉली एटॉमिक आयंस। एक बार इसको लिखो, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसीज। ओके, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसीज, फिर फॉर्मूला फॉर्मेशन। ओके डन। ठीक है, ओके, आई होप इसको लिख लिया होगा। अब इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है अब हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसीज। तो अब अगर देखोगे क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसीज। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसीज। अब बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसीज क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसीज क्या सेम होता है, ये बताओ आप लोग, सेम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसीज? हाँ, नहीं होता ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंसीज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू अचीव इट्स नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। तो एक छोटी छोटी डिफाइन लिख लो, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे पॉइंट लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसीज में और में नॉट बी सेम। सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, में और में नॉट बी सेम। ठीक है, अब लिखो हेडिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा अगर लिखोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो अच्छा आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, जो लास्ट सेल होगा ना उसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी एग्जांपल बताएंगे। जैसे एग्जांपल अगर देखो, जैसे मान लो मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 281। कॉन्फिगरेशन लिखना सिखा दूंगा, 281। ठीक है, तो इसका जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्लोरीन देखो, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन होगा 287। तो इसका जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लो हमारे पास Al है 283, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो इसीलिए बोल रहा हूं 30 तक याद कर लो सब लोग, लिख लिख के, 2-3 याद नहीं हो रहा, 3-4 बार लिखोगे आ जाएगा। ठीक है, वैलेंस
इलेक्ट्रॉन। डन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद हमें पास आता है वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी वाला समझना अच्छे से। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है? अच्छा, वैलेंसी चार्ज में भी हो सकता है, मतलब अगर वो गेन कर रहा है तो चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, अगर लॉस कर रहा है उसको नेगेटिव होगा। तो वैलेंसी में भी इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एज वेल। तो वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, जरूरी है रिक्वायर्ड भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू अचीव, टू अचीव इट्स नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन, नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। अब ये क्या बोला है? नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन बेसिकली कोई भी एटम होता है ना, जो नोबेल गैस होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। जब पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा तो बेसिकली अगर तुम्हें नोबेल गैस लिख लो, लिख लेना। नोबेल गैस जो होते हैं 18th एलिमेंट होते हैं, इन्हीं को इनर्ट एलिमेंट भी बोलते हैं। हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन होता है और जिनॉन होता है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आता है ना 2 8 8 18 वाला, वो इसी की बेसिस पे आ रखा है। देखो इसका एटॉमिक नंबर देखो कि हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर 10 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होगा। आर्गन का 18 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 होगा। ऐसे क्रिप्टन का 36 होता है तो इसका 2 8 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 8 8 8, ऐसे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 8 8 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका 54 होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते चले जाएंगे। यहाँ पे 36 ऐड हो जाएगा। ओके डन। तो इस तरीके से हमें इसका इसका 54 होता है तो यहाँ पे 34 ऐड कर दोगे। इस तरीके से ये होता चला जाएगा। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसके बाद वही वाला टॉपिक है मेरे पास, कॉन्फ़िगरेशन वाला ही। ठीक है, वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले मैं इसको समझा देता। तो हमेशा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है, कोई भी एटम होता है हमेशा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो नोबेल गैस होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होता है? नोबेल गैस एलिमेंट जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो तो इसीलिए कोई भी अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ाई करें कि लाइफ में स्टेबल हो जाए ना। तो इसीलिए नोबेल जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी चार्जेस स्पीसीज है, वो हमेशा या तो गेन करेगा या लॉस करेगा, इतना करेगा कि वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। तो इसी को बोलते हैं वैलेंसी। एग्जांपल क्लोरीन का एग्जांपल ले लो। क्लोरीन यहाँ पे क्या है? 17 है, 2 8 7। अब यहाँ पे इसका, अच्छा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। वैलेंसी कितना है भाई इसका? वैलेंसी, इसका वैलेंसी क्या? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 2 8 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, इसके पास 2 ऑप्शन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ये ज्यादा आसान है ना? दैट्स वाई ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं? तो इसलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब गेन करता है, तुम्हें तभी पता है, इस पे अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पे क्या आ जाता है? Cl नेगेटिव क्लोराइड बन जाता है। तो चार्ज में लिख दो -1। ठीक है, तो बट नॉर्मली लिखो इसकी वैलेंसी क्या है? 1। ठीक है, अब अगर और एक एग्जांपल देखो, सोडियम का देखो। सोडियम का कितना होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 8 1। अब ये क्या करेगा? वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मे बी लूज और गेन। तो यहाँ पे क्या किया था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 2 8 हो जाएगा, सॉरी लूज कर देगा तो 2 8 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 10 वाला, 2 8 10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ये क्या करना प्रेफर करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करेगा। क्या करेगा? सोडियम 2 8 एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दैट्स वाई इस पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, और इसकी वैलेंसी कितना है? 1 है। तो इसीलिए मैंने बोला था वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बोथ आर सेम, बट इन दिस केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 whereas वैलेंसी इज 1। सो कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं रहना कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं भैया जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी सेम हो जाता है। नहीं, ठीक है, सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल यू हैव टेकन। ओके, लेट डिस्कस अनदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। इफ यू विल टू कॉन्फ़िगरेशन दैट गॉट्स 2 6, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
6 इलेक्ट्रॉन हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे लास्ट वाले वही होते हैं। वैलेंसी कितना हो गया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे इसीलिए चार्ज आता है -2, तो इसका क्या हो गया 2 हो गया वैलेंसी। ओके, तभी तो ऑक्सीजन पे देखा होगा जनरली 2 नेगेटिव आता है। डन। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, आई होप तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आता है एक कॉन्सेप्ट और आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया, जो मेरे पास थर्ड कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो थर्ड हेडिंग बनाओ, सॉरी फोर्थ हेडिंग बनाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें सब समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर ये कैसे बना है, बेसिकली अगर देखोगे हमारे पास जैसे मैंने बताया था, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, यही तो होता है कि एल एम एन, है ना, और इसके बाद वाला के एल एम एन, ऐसे होता चलता है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एटम में का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि उसमें किस ऑर्बिटल में या किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार मैं पानी भी लेता हूं। ओके, तो ये क्या बताएगा, आई होप इधर वो कर रहा है, चमक रहा है, बट ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं अभी इसका एग्जांपल डिस्कस करता हूं। ओके, अब अगर देखो हमारे पास ये हो गया। अब अगर देखोगे कि मतलब इससे जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैं फेमस एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन करते 281 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, एल में कितना 8 है, और एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे, ये न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में तुमने 3 सेल बना दिए, देखो 1 2 3 सेल है, ये हमारे पास के सेल हो गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास एल सेल हो गया, एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और एन एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया। तुम इलेक्ट्रॉन इधर इधर भी दिखा सकते हो, मैंने जस्ट क्लिक किया। ओके, तो ये बता रहा है कि भाई किस कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि किस इलेक्ट्रॉन में कितना सेल है, किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। अब जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन हो गया, ऐसे क्लोरीन में मतलब 2 8, अब मैं बार बार ये नहीं बनाने वाला, 2 8 7 हो गया, तो ये मतलब के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है, और एम में 7 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। बट इसमें कुछ लिमिटेशन था। लिमिटेशन क्या था, इट इज ओनली वैलिड फॉर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन तक ही वैलिड होगा, उसके आगे वैलिड नहीं है। तो याद रखना, जो ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें ओनली 18 इलेक्ट्रॉन तक ही बताता है, उसके बाद ये रूल फॉलो नहीं होता है, जैसे ऑक्टेट रूल वगैरह हो गया। ठीक है, तो इसके आगे फिर मॉडिफाइड कॉन्फ़िगरेशन आया। तो मॉडिफाइड कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मॉडिफाइड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 11th में ही। ठीक है, उसमें पढ़ते हो ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अभी जो बच्चे पढ़ लिए होंगे उनको मैंने पढ़ा दिया है, तो वो लोग को पता भी होगा, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो यस इसको डिस्कस नहीं करते, जब 11 12 के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हम लोग सीरीज में रहते हैं, ठीक है, रूल चेंज नहीं करते हैं। तो ये हम लोग मॉडिफाइड कॉन्फ़िगरेशन कब पढ़ेंगे, ये सबके लिए वैलिड होगा, वो पढ़ेंगे हम लोग 11 के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये 10th इतना तक हमने पढ़ा था। ओके, अब जैसे मान लो कोई कंपाउंड बनाना हो, मान लो जैसे NaCl, ठीक है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस कर लेंगे हम बाद में। तो NaCl अगर आ गया तो डेट मीन्स अगर तुम इसका देखोगे, सोडियम क्या होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, 2 8 1 है, और Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो आपस में ये लोग शेयरिंग कर लेते हैं ना, ये NaCl आपस में शेयर हो जाता है, तो NaCl बन जाता है। ओके, या इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कर देगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक इसके बाद वाला टॉपिक है, इसके बाद के बाद वाला, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान में रखना। तो अब लोग तुम लोग का काम है घर पे ना एक काम करना, ऐसे लिखना हाइड्रोजन 1H1, इसको कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, है ना। तो एक टेबल बनाना, मैं बता दे रहा हूँ, टेबल बनाना, घर पे फटाफट लिख लेना। आई होप ये लिख लिया होगा तुमने, ठीक है। ओके, ये लिख लिया होगा तो मैं यहीं पे बताता हूँ।
घर पे जाना, टेबल बनाना इसी नोटबुक में, यहाँ पे लिखना एलिमेंट नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखना, इसके साथ इधर लिखना एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखना कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे इसके बाद लिखना इसका वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है, और फिर एटॉमिक मास लिख लेना, ठीक है। ऐसे लिखे 1 2 3 ऐसे करके 20 तक लिख लेना, एटलीस्ट 20 तक तो लिख लेना, ठीक है। तो मैं जैसे मान लो 4 5 6, मान लो 6 किसका होता है, ऐसे ऐसे जाते जाते 20 तक लिख लोगे। 6 होता है कार्बन का, तो मैं कार्बन का कैसे लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4, है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4, और इसका वैलेंसी कितना होगा। अच्छा, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन कर सकता है, इसीलिए कार्बन हैज अ टेट्रा वैलेंसी, तो ये स्पेशल केस होता है, तो इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली ये ध्यान में रखना। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो ऐसे सारा 1 से लेकर के 20 तक लिख लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है 1 से 20 तक, इतना एटॉमिक मास के साथ भी याद रख लेना, ठीक है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। डन। अब अगर देखोगे इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, फॉर्मूला फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चों को काफी दिक्कत आता है फॉर्मूला फॉर्मेशन में, कि मतलब कौन सा फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो 5th वाला टॉपिक आएगा वो है फॉर्मूला फॉर्मेशन। इसको लिखो और लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला फॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मेशन, तो फॉर्मूला फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई कंपाउंड होता है, कि कैसे बना कंपाउंड या मॉलिक्यूल कैसे बना, उसका फॉर्मूला। जैसे मान लो हमारे पास है कोई भी एटम होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल या कंपाउंड। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब हम लोग एक से ज्यादा एटम को मिक्स करते हैं तो एटम या मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे Na प्लस Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बना है NaCl, तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, मतलब यार मॉलिक्यूल कंपाउंड बन गया, एक तरीके से कंपाउंड बन गया, है ना। ऐसे वाटर का ये कंपाउंड हो गया, कंपाउंड। ऐसे वाटर में हमारे पास आता है हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये आपस में कंबाइन करके 2H2O बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे हाफ लगा दो तो ये बन जाता है, ये हमारे पास क्या बन गया, वाटर हो गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए, जो गैसेस होते हैं, उनके एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है, ये ऑक्सीजन का एलिमेंटल फॉर्म क्या है 2, O2, ऑक्सीजन नहीं है। अगर कहीं पे एक ऑक्सीजन लिखा है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन। देन O2 लिखा है, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन, ध्यान में रखना, H2 हाइड्रोजन। देन ओके, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये तो तुम्हें आसान सा था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी जब मैं पॉली एटॉमिक आयंस वाला लिखाऊंगा वहां पे बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको बताऊं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैलेंसीज लिखते हैं। सोडियम की वैलेंसी कितना 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या बन गया NaCl बन गया। ऐसे मान लो MgCl2 है, या AlCl3 लेते हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। Al की वैलेंसी कितना होता है, Al की वैलेंसी कितना होता है। अब मान लो तुम्हें एल्यूमिनियम और क्लोरीन दे दिया, अब तुम्हें फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाओगे, है ना। तो तुम्हें ये AlCl तो नहीं होता है, तो इसके लिए तुम्हें वैलेंसी पता होना चाहिए। Al की वैलेंसी 3 होती है, कॉन्फ़िगरेशन करके बता सकते हो 2 8 3, तो 3 है इसकी वैलेंसी, 3 लूज करना चाहेगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा AlCl3, इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेना। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है, इस तरीके से कर लेना। और ऐसे मान लो हमें क्या बनाना है, अमोनिया। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन होता है, ये बनाता है NH3, ये पता है कि नहीं, अमोनिया ये होता है। अब इसका अगर तुम देखोगे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गया। वैलेंसी क्या होता है कि अब इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, तो गेन करना ज्यादा प्रेफर करेगा, या तो 5 लूज करेगा तो ज्यादा वो हो जाएगा, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करता है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो NH3 हो जाएगा। देन अब इसको बैलेंस कर लो, हमारे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बैलेंस करना है। अब हम लोग, ये तो आसान सा था, ये कर लोगे, बट ना कुछ पॉली एटॉमिक आयंस आते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम नाइट्राइड। अब ये सब के लिए तुम्हें पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला।
तो मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले से लिख रहा हूँ जो कि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब डायटोमिक थे तो डायटोमिक वाले कर लोगे, डायटोमिक में दिक्कत नहीं है। अब इसी के बाद हेडिंग बनाओ पॉली एटॉमिक, ठीक है। इसके बाद क्या हेडिंग बनाओ, पॉली। ये वाले बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस। अब इसमें अगर देखोगे तो जो मैं कुछ लिखवा दे रहा हूं, एक तो आता है जो बहुत कॉमन आता है सल्फर फैमिली, इससे नहीं लिखता हूं, ओके, सल्फर फैमिली, ठीक है, सल्फर फैमिली। दूसरा जो बहुत कॉमन यूज होता है हमारे पास होता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। और तीसरा जो बहुत कॉमन यूज होता है, या तो ऐसा करो, इधर सल्फर फैमिली लिखो, इधर सल्फर में क्या क्या आएगा हमारे पास, SO4 2 नेगेटिव आता है, SO4 2 नेगेटिव, या SO3 2 नेगेटिव आता है, या S2 नेगेटिव आता है। यहां पे ये लिखना है, इसके यहां पे नेम लिखो, ये होता है सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। SO4 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, सल्फेट। और इसकी यहां पे इसका लिखो नेम, और यहां पे लिखो इसकी वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी तो जरूरत लगता है फॉर्मूले बनाने में। इसकी वैलेंसी क्या है, 2। मैं चार्ज नहीं लगा रहा, जो काम है वही उतना लिखूंगा। इसकी वैलेंसी क्या है, 2। इसको बोलते हैं सल्फाइट, 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 ITE, आइट, आइट, ठीक है। तो इसका भी वैलेंसी क्या है, 2, जितना चार्ज होता है बेसिकली, ठीक है। S2 माइनस को बोलते हैं सल्फाइड, क्या बोलते हैं, सल्फाइड, IDE, इसका भी वैलेंसी 2। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर SO ऑक्सीजन देखो कम करते जा रहे हैं, यहां से क्या है, SO4 2 नेगेटिव है, SO4 O4 है तो 8, अगर एक ऑक्सीजन कम किया तो 8 हो गया, अगर सारे ऑक्सीजन हटा दिए तो 8 हो गया, ठीक है। तो कैसे बना, ये हमारे पास सल्फर फैमिली हो गया। अभी मैं इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास, आता है क्या, जो दूसरा इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, इसमें क्या आता है, जैसे हमारे पास है NO3 नेगेटिव, ठीक है, इसका नेम क्या होगा, नाइट्रेट। NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। इसका वैलेंसी हमारे पास 1 होता है। ऐसे आता है हमारे पास NO2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, नाइट्राइट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आता है N3 नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, ठीक है। इसको ध्यान में रखो, अगर हमारे पास NO3 नेगेटिव आ गया नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव आ गया नाइट्राइट, Na3 नेगेटिव आ गया तो नाइट्राइड, IDE, आइड, ठीक है। यहाँ पे 3 नेगेटिव, इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा और इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर भी बना लेना तुम लोग, ये तुम लोग को मैं दे रहा हूँ खुद से, इसका स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे क्या बनता है। ये मैंने क्लास को पढ़ाते टाइम में बताया था। ऐसे इसका स्ट्रक्चर एक कॉलम और बना लेना स्ट्रक्चर का, ठीक है। स्ट्रक्चर यहाँ पे सबके बनाना, NO3 का कैसे बनता है, NO2 का कैसे बनेगा, है ना, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत हेल्पफुल होता है। नाइट्रोजन फैमिली हो गया। इसी के बाद हमारे पास आता है सल्फर फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली, एक और आता है फॉस्फोरस का। ये 3 है ना, बहुत यूज आने वाले हैं, तो एक बार पढ़ लो अच्छे से। फॉस्फोरस में आएगा फॉस्फोरस फैमिली, इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो PO4 3 माइनस है तो इसे बोलते हैं हम लोग फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। PO4 3 माइनस को क्या बोलते हैं, फॉस्फेट बोलते हैं। अगर मान लो PO3 माइनस है हमारे पास तो इसे बोलते हैं फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। अगर मान लो P3 माइनस है तो इसे क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। तो अभी मैं तुम्हें इसमें ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वैलेंसी हेडिंग बनाना, वैलेंसी स्ट्रक्चर अपने आप से बनाना। वैलेंसी इसकी कितनी है, 3 डन। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है ना, यही। अब देखो SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, NO2 माइनस आया नाइट्राइट, N3 आया नाइट्राइट, ऐसे फॉस्फेट 8 आएगा,
फॉस्फाइड आइट आएगा और फॉस्फाइड आइड आएगा। डन। मैं पहले एक बार सारे लिखवा दूं, उसके बाद तुम्हें ये बताऊंगा। एक बार देखो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ओके हो रहा है। ओके आई होप ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे वो है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 3 की बैलेंस। डन। अब अगर मान लो आप कुछ कॉमन आयंस लेते हैं, कॉमन आयंस मतलब ये सब पॉलीएटॉमिक आयंस है। ओके, कॉमन आयंस मतलब जैसे जो नॉर्मल यूज होता है, CO3 2 नेगेटिव आ गया, इसे क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। कार्बोनेट जैसे H2CO3 होता है, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, है ना। अगर H2CO3 होता है, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ऐसे CO3 2 नेगेटिव आ गया तो कार्बोनिक एसिड हो गया। ठीक है, कार्बोनेट हो गया। ऐसे हमारे पास अगर मान लो OH माइनस आ गया तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अगर मान लो H पॉजिटिव आ गया तो इसे बोलते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन बोलते हैं, या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, या H नेगेटिव आ गया तो इसे बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड। ये सब जो कॉमनली यूज होने वाले वो बता दे रहा हूं मैं। NH4 पॉजिटिव आ गया तो इसे बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम। ठीक है, डन। तो इस तरीके से है। अगर मान लो कोई भी हेलोजन आ गया, हेलोजन क्या होता है बेसिकली? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ठीक है, ये सब लिख लेना। ये 17th ग्रुप होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो भी आता है हेलाइड हो जाता है, हेलोजन मतलब हेलाइड। तो मान लो Cl पे नेगेटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड वगैरह। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से ये इसका नेमिंग चलेगा। क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग चलेगा। देखो कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, और ओके सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फाइड और फॉस्फाइड। ओके, तो ये सारे हमारे पास हो गए। डन, ये आयंस हो गए। ओके, अच्छा एक चीज और लिख लो। अगर मान लो H2CO3 है, CO3 है, 2 माइनस है कार्बोनेट। अगर मान लो यहीं पे लिखो HCO3 नेगेटिव आ गया तो इसे बोलेंगे बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट। तो ये सारे आयंस है जो कि हमारे पास मोनो आयंस है या पॉलीएटॉमिक आयंस है, जो तुम्हें पता होना चाहिए किस पे कौन सा चार्ज आएगा और उसकी क्या है वैलेंसीज है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला डिराइव करोगे। अब मान लो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देता हूँ, मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ पे तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, सो दैट तुम्हें आइडिया मिल जाए। ओके, अब अगर देखो हमारे पास, अगर मान लो तुमसे कोई बोले कि कैल्शियम फॉस्फेट, अच्छा जो मेटल होते हैं उनमें तुम्हें पता है ना, +1 +2 आता है। एल्कली मेटल है तो +1 आएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो +2 आएगा, है कि नहीं? ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब मान लो अगर आ गया तुम्हें कि कैल्शियम फॉस्फेट, क्या आ गया? कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फाइड। चलो फॉस्फाइड, अच्छा क्वेश्चन लेते ना। कैल्शियम फॉस्फाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। अब जिसको ये नहीं पता ना वो नहीं कर पाएगा, जिसको ये नहीं पता कि फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होगा? कैल्शियम क्या होता है? चार्ज। अगर देखो कि कैल्शियम पे चार्ज होता है +2। कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कैसे पता लगा? कैल्शियम होता है 20 एटॉमिक नंबर 2882। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो आर्गन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ये हो गया। और मैंने क्या बोला? फॉस्फाइड। फॉस्फाइड क्या होगा? फॉस्फाइड देखो PO3 3 नेगेटिव, PO3 है हमारे पास, हाँ, और चार्ज हमें नहीं लगाना ऊपर, तो यहाँ पे क्या है? 3 है इसकी वैलेंसी, मैंने इसीलिए लिखवा रखा है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इनको क्रॉस करके, तो लिख दो Ca3 PO3 का ट्वाइस, ये इसका हो गया कैल्शियम फॉस्फाइड। ऐसे आगे कैल्शियम फॉस्फेट तो यहाँ पे PO4 लिख दो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना, एक एग्जांपल ये हो गया हमारे पास। मान लो आ गया तुम्हारे पास, हमारे पास आ गया दूसरा एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्स, मान लो कैल्शियम वाला हो गया। मान लो आ गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या आ गया? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाओ। तो अभी ये चार्ट तुम्हें पता है, फटाफट हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 19। अगर तुम लोग वो कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो ये फटाफट हो जाएगा। 2 8 8 1 हो गया, तो इसका वैलेंसी कितना है? 1 है। पोटेशियम का 1 है। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH नेगेटिव होता है, इसका भी वैलेंसी 1 होता है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे इसको प्लस करो, ठीक है। तो यहाँ पे के प्लस ओ एच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, के ओ एच। तो इस तरीके से फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना, वैलेंसी वगैरह ध्यान में रखना है। मान लो तुम्हें आ गया ड्रॉ करने के लिए, ये हो गया सल्फेट वाला, एक ले लेते हैं। मान लो आ गया, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है सोडियम, सोडियम सल्फेट, ठीक है, या सोडियम सल्फाइट ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम, सोडियम सल्फाइट, इसका फॉर्मूला तुम लोग खुद बनाना और लिखना। सोडियम सल्फाइट लिखना। चौथा मैं तुम लोग को दे रहा हूं, सोडियम या मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला डिराइव करना और खुद बनाना, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट कैसे बनेगा, तुम्हें पता है मैग्नीशियम का कितना होता है, 2 8 2 2 हो गया वैलेंसी। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है, तो इसका 2 हो गया तो ये इधर जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 2 सेम हो गया तो ये कैंसल आउट हो जाता है, तो इसको लिख सकते हो MgSO4, ये मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। देन कभी भी दोनों को बैलेंस सेम होता तो कैंसल आउट हो जाता है, उसमें उसको लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप ये फॉर्मूला चार्ट बनाना सीखे होगे, जो भी ये बताया पॉली एटॉमिक आयंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग आगे मूव करते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा हो रहा है, बट यस क्योंकि पूरा बेसिक हम लोग कवर कर रहे हैं ना, तो दैट इज द पॉइंट। इसको फटाफट लिख लो। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब इसको मैं अगर रब करूं तो अब हम लोग का जो टॉपिक है ये हमने पढ़ लिया। थोड़ा बहुत आइडिया लुईस कार्बन एक्स कंपाउंड का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग लुईस डॉट वगैरह करेंगे और पीरियोडिक टेबल को कॉन्सेप्ट करेंगे। तो हमें जो कॉन्सेप्ट है, इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा कार्बन एंड इस कंपाउंड का, ठीक है। तो ये 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। मतलब कार्बन के रेंज से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। मैं इसे चला देता हूं। ओके, तो कार्बन इस कंपाउंड में देखोगे बेसिकली क्या होगा, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 4 होगा, तो ये 4 क्या हो गया, ये मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम लोग वैलेंसी में बोलते हैं। तो इसीलिए कार्बन हैज ए टेट्रा वैलेंसी, है ना। कार्बन की प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा होगा, कार्बन हैज ए टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। इसीलिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बहुत सारे फॉर्म पढ़ते हो, है ना। क्या क्या होता है, एक तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और फ्लोरीन होता है ना, बकमिलिशिया फ्लोरीन। तो ये सब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो गए। तो मैं इतना ज्यादा बेसिक में नहीं, जो सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है 11 के लिए वो मैं बता रहा हूँ, ओके। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आईयूपीएसी वाला, और थोड़ा बहुत जो हाइड्रोकार्बन में दे रखा है। डन। तो अब अगर देखोगे तो यहां पे क्या आएगा, थोड़ा देखते हैं आईपीएसी का, थोड़ा देख लेते हैं फैक्ट। आईपीएसी का तो पहले फुल फॉर्म जान लो, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये लिख लेना आईपीएसी का फुल फॉर्म। तो इसमें देखोगे यहां पे हेडिंग बनाओ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, कुछ चीजें बता रहा हूं, लिख लो। इसके बाद बताना इसमें हम लोग नंबर ऑफ कार्बन रहेगा, यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब दैट मीन्स नेम। एक कार्बन आएगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है, 2 आएगा तो क्या बोलेंगे, इस तरीके से। अगर मान लो एक कार्बन आ गया तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ। 2 कार्बन आ गया तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। 3 आ गया, 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप। 4 कार्बन आ गया, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 आ गया तो 5 को क्या बोलोगे, पेंट। 6 आ गया, 6 को हेक्स। 7 आ गया, 7 को हेप्ट बोलोगे, सेप्ट नहीं बोलोगे, याद रखना। 8 कार्बन आ गया, 8 कार्बन को ऑक्ट। 9 कार्बन को नन, और 10 कार्बन को क्या बोलोगे, डेक, ठीक है। मैथ एथ, मैथ ऐसे फिंगर टिप्स पे रख के आ सकते हो, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट अप नन डेक, इस तरीके से याद कर सकते हो। देन अब इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेसिकली ये ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे उसके लिए बहुत हेल्पफुल आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो हमारे पास फिर इसके बाद बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखे हैं मैंने ऑलरेडी। जिसको भी आईपीएससी का देखना है तो मैंने 2 लेक्चर में उसको रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो वहां पे देख लेना। तो मैं आईपीएससी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे बेसिक ही कराऊंगा,
ठीक है, ये नहीं कि एकदम डिटेल में नहीं जाने वाले हम लोग, ठीक है। बस तो अब देखो, तो हमारे पास दो तरीके से तुम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स का पढ़ते हो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफिकेशन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो एल्केन होते हैं उन्हीं को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देन एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है CnH2n+2, और जो इसका सफिक्स लगता है, सफिक्स में लगेगा वो क्या लगेगा? एन, ओके। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये फर्दर क्लासिफिकेशन होता है टू टाइप में, ठीक है। आई होप ये कैमरे में ना हो रहा हो। तो ये क्या होता है? एक होता है एल्कीन और एक होता है मेरे पास एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो इसको देखो, कैमरे में चमक तो नहीं रहा है? ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पे है बट उसको मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्मूला CnH2n है, एल्केन है और एल्काइन है, ठीक है। इसको यहाँ पे हाइड हो रहा है। तो एल्कीन जो होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है मेरे पास CnH2n, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। डन। और जो इसका सफिक्स आता है वो क्या आता है? इन आता है। सफिक्स क्या आता है? इन आता है। एल्काइन में जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। और जो इसका सफिक्स आता है वो क्या आता है? सफिक्स आता है, मैं बोल भी रहा हूं तो अगर मान लो वो भी हो रहा होगा तो मैनेज कर लेना। और याद रखना, एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में ऑलवेज डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ऑलवेज ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, जो एल्कीन एंड एल्काइन है, ठीक है, मैं ऐसे चार्ट वाइज बता दे रहा हूं। एल्कीन एंड एल्काइन यहां पे लिख रहा हूं, एल्कीन एंड एल्काइन जो होता है गिव्स एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन है तो इसमें ऐड हो सकता है, गिव्स एडिशन, गिव्स एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और जो एल्केन होता है, एल्केन होता है वो क्या देता है? एल्केन होता है, एल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल देख सकते हो तुम लोग, हैलोजिनेशन पढ़ते हो ना, जैसे मीथेन है, मीथेन में अगर Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में HMU या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते तो क्या बन जाता है? CH3Cl बन जाता है प्लस HCl निकल जाता है ना। ऐसे फिर ये सीधे होते जाते लास्ट में क्या बन जाता है? ऐसे फिर CH2Cl2 बनता है, फिर से होता है CH2Cl2 बनता है, इसे डाइक्लोरो मीथेन बोलते हैं। ऐसे इसके बाद CHCl3 बनता है क्लोरोफॉर्म, फिर लास्ट में CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। तो ऐसे होता रहता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडिशन में तुमने हाइड्रोजनेशन पढ़ा होगा, एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन होता है, उसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वो लोग हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आईपीएसी अगर हमें मान लो लिखने को आ गया, क्या आ गया? CH3 CH2 CH2 CH3। आईपीएसी का अगर डिटेल में देखना है तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखो, इसके बाद लेक्चर में है, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक ही दो एग्जांपल बताऊंगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके। यहाँ पे क्या मेरे पास कितना कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो फोर कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। तो कैसे लिखोगे? अच्छा, आईपीएसी लिखते कैसे पहले ये देख लो, इसके लिए रूल देख लो। आई होप ये लिख लिया होगा, ठीक है, ये पार्ट लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे समझाता हूँ मैं इसमें रूल कैसे क्या होता है। अगर देखोगे बेसिकली इसमें जो रूल आएगा, पहले आईपीएसी कैसे लिखते हैं, सबसे पहला जो रूल आएगा, इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले लिखते हो तुम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है। प्रीफिक्स एक टेबल मैंने बनवा रखा है, ठीक है, वो अभी अगर मान लो इसमें ही बताने लगा ना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर वो फिजिबल नहीं है इतना ना, क्योंकि उसके लिए अलग से मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसको मैनेज करना।
तो सबसे पहले होता है प्रीफिक्स, डन। इसके बाद क्या आता है मेरे पास, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, इसके बाद हम लोग मेन चेन लिखते हैं, मेन चेन, या इसी को बहुत लोग वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं, मेन चेन या वर्ड रूट। इसके बाद आता है मेरे पास सफिक्स, इसके बाद आता है प्रीफिक्स, मेन चेन या वर्ड रूट या सफिक्स। ये इसके रूल हो गए, ठीक है, आसान से। अब मैंने एक एक दो एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद आपको ये थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। तो अगर एग्जांपल देखो, या थोड़ा बहुत बता दूंगा अभी। एग्जांपल देखो, हमारे पास मान लो आ गया CH3, CH3, CH2, CH2, CH3। ये बैलेंस भी कर सकते हो ना, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा कार्बन नहीं बना सकता। तो 3 हाइड्रोजन से हो गया, एक ये बॉन्ड हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। चलो मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहा हूं, कार्बन, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ हो गया, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। ये 4 हो गया। तो कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता। अब देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा एन आएगा। ओके, तो कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो पहले लिखो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ब्यूट लिखते हो, प्लस सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। तो क्या हो गया? ब्यूटेन। इसका नेम क्या हो गया? ब्यूटेन। ऐसे मान लो एग्जाम्पल 2 देखते हैं, CH3, CH2, 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 यहां पे आ गया CH डबल बॉन्ड। इसके रूल्स वगैरह भी होते हैं, कैसे इसका रूल अप्लाई करते हैं, बट ठीक है। अब अगर इसमें देखोगे तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इसका क्या नेम होगा? इधर से आओ तो देख रहे हो 1 2 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? हेक्स, प्लस इसमें सफिक्स क्या आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन आएगा, तो क्या हो जाएगा? हेक्सीन। इसका स्ट्रक्चर नेम क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। आइए समझ में आ रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या आ जाएगा? हेक्साइन, YN आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आईपीएससी में इसके अकॉर्डिंग कर लेना। ओके, अब थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप का भी आइडिया दे ही देता हूं ना, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 1 आवर क्रॉस कर चुका है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ अगर फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो मेन मेन फंक्शनल ग्रुप है, उनको मैं बता देता हूं। जैसे अल्कोहल, यहां पे मैं लिख रहा हूं फंक्शनल ग्रुप, ये बेसिक है एकदम, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को मैं शॉर्ट फॉर्म में FG लिख रहा हूं। इसमें इसका सफिक्स क्या होता है, इसमें इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स प्रीफिक्स सब कुछ है। तो अब इसमें अगर देखोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप पहला आता है वो हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे OH से, ठीक है। इसमें सफिक्स आता है ऑल, और प्रीफिक्स क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या आएगा? हाइड्रोक्सी। अल्कोहल में OH आता है, इसका फॉर्मूला OH होता है। इसमें सफिक्स आता है ऑल। सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगता है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है, हाइड्रोक्सी इसका प्रीफिक्स आएगा। ऐसे हमारे पास है हेलोजन ग्रुप। मान लो हेलोजन ग्रुप, हेलोजन में क्या क्या आ सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सफिक्स, इसमें सफिक्स लगता है, ये हमेशा प्रीफिक्स में लगेगा। प्रीफिक्स में क्या लगेगा? हेलो। हेलो जैसे मान लो, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल इसका लेता हूं, मान लो Cl आ गया, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन मतलब Cl, ये आ गया, तो इसमें सफिक्स तो लगेगा नहीं, तो इसमें क्या होगा? क्लोरो। ऐसे मान लो Br आ गया तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो, I आ गया हाइड्रो, F आ गया फ्लोरो। तो इस तरीके से। तीसरा हमारे पास जो आता है, अगर मान लो कहीं पे C डबल बॉन्ड O आ जाए और इसके अगल बगल कोई भी कार्बन चेन लगा हुआ है, ठीक है, मतलब इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन होता है। ये किस कैटेगरी में आता है? कीटोन में आता है, कीटोन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसका फॉर्मूला क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, इधर भी लगा है इधर भी। तो इसमें जो सफिक्स आता है वो आता है ओन। क्या आता है? ओन, मतलब जो लास्ट में लगेगा। अगर मान लो ये कभी पहले लग रहा है तो कीटो, इसका प्रीफिक्स क्या आएगा? कीटो। अच्छा, प्रीफिक्स कब आएगा और सफिक्स कब आएगा? अगर वो जैसे मेन चेन तुमने सिलेक्ट कर लिया,
उसमें अगर उसका फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो हमेशा सफिक्स में आएगा, अगर उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है तो वो प्रीफिक्स में आएगा, मतलब पहले आएगा। ठीक है, ऐसे चार आता है मेरे पास। एल्डिहाइड मान लो आ गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है भाई, एल्डिहाइड के लिए होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आ गया। तो इसमें क्या लगता है, अल लगता है, एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है। और इसके लिए होता है फॉर्माइल वगैरह होता है, बट अभी तुम ये मत सीखो, जब मैं ऑर्गेनिक 11th वाला अगर अच्छे से देखना है आईयूपीएससी तो उसमें देखना। ठीक है, इसके लिए फॉर्माइल होता है। ठीक है, पांचवा एसिड आ गया, मान लो क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका कैसे पहचानोगे, ये होता है COOH, कहीं पे COH आ जाए तो इसमें ओइक एसिड लगता है इसका, और इसका अगर प्रीफिक्स लगना हो तो कार्बोक्सी लगता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ध्यान में रखो, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं ग्रुप, सल्फोनिक एसिड होता है और सारे भी हैं, बट वो अगर आईयूपीएससी अच्छे से देखना तो डिटेल में जाना है, बट ये ओवरऑल अगर इतना देख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, ये इसको लिख लिया होगा। अब इसमें कुछ और अगर देखें हम लोग बेसिकली तो ओके, ये सब लिख लिया। अब मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो ये आ गया कार्बन CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे आ गया OH। तो इसका नेम कैसे होगा, नंबरिंग करोगे तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होता है, नंबरिंग करना होता है, मैं इसको इसके रूल्स भी लिखवा देता हूँ फटाफट, जब ये लिखवा ही दिया तो रूल भी लिख लो। आईपीएससी के रूल देख लो क्या होता है। पहला, तुम्हें नंबर करना है, ठीक है, एंड से स्टार्ट करना है नंबरिंग। तो इस तरीके से करना है कि नंबरिंग पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन करना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से करना है, मतलब टर्मिनल से, दैट मीन्स टर्मिनल से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है वो लोएस्ट नंबर पे है। तो इस तरीके से है, मैं एक एग्जांपल लिखवाता हूँ, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 CH2OH आ गया। तो अब यहाँ पे नंबरिंग कहां से करोगे, इधर से करोगे, क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप लगा, इधर से कुछ नहीं लगा। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का लिए क्या लिखते हो, ब्यूटेन, ब्यूट लिखते हो। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा और प्लस ऑल आ जाएगा। तो तुम्हें पता है जब अगर दो ऑवेल्स एक साथ आ जाते तो फर्स्ट वाला ऑवेल ड्रॉप हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, इस तरीके से तुम इसका नेमिंग लिख सकते हो। मान लो एक और नेमिंग लिखते हैं, CH3 CH2, तुम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन नहीं समझो, अदरवाइज वही बताता मैं। यहाँ पे मान लो Cl आ गया, ये CH3 आ गया, इसका कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5। तो ये Cl के लिए मैंने बताया हमेशा इसके लिए सफिक्स आता नहीं, हमेशा पहले लगेगा प्रीफिक्स लगेगा। तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है ना, 2 क्लोरो और पेंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आईपीएससी का आइडिया हो गया होगा आयोग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, अदरवाइज इसी को पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, ओके, तो मैं सिग्मा पाई काउंट करना बता देता हूं, फिर मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, दो तीन चीज टॉपिक और है। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम लोग सिग्मा पाई, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहीं पे मैं बताता हूं। अब इसके बाद वाला हेडिंग बनाना मैं नंबर भूल गया हूं, जो सीरीज चल रहा था आई होप 8th वाला है। तो कैलकुलेशन ऑफ हेडिंग बनाना, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बताता हूं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली अगर देखोगे सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करने का मेथड जो होगा हमारे पास, कभी भी पहले इसमें कुछ लिख लो, अगर कभी भी एक बॉन्ड है, क्या है, अगर सिंगल बॉन्ड है, याद रखना सिंगल बॉन्ड, तो इसमें हमेशा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में हमेशा क्या होगा, अगर एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। अगर मान लो कहीं पे दो बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सब बेसिकली ओवरलैपिंग होता है, ऑर्बिटल का हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, साइड वेज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में वहां पे। ठीक है, जो पढ़ लिया उसके लिए तो मैंने पढ़ा ही दिया है, बाकी क्योंकि ये मेरा बेसिक है तो हम लोग बेसिक तक रहेंगे। ठीक
ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर मान लो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अच्छा डबल बॉन्ड मतलब यही एल्कीन, ये एल्कीन में ही तो आता है, एल्कीन हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन हो गया, एल्काइन हो गया। तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होगा। चार बॉन्ड भी होता है सिग्मा, फिर उसके बाद डेल्टा आ जाता है, बट वो तुम्हें नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर बॉन्ड भी होता है, एक सिग्मा दो पाई फिर डेल्टा बॉन्ड आ जाता है, बट वो हमें अभी नहीं जाना है, हमें यहीं तक रहना है, ठीक है। हमें कितना पढ़ना है, यहां तक पढ़ना है। तो याद रखना, एक सिग्मा है, एक बॉन्ड है तो सिग्मा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल दे देगा, तुम्हें पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करना है, पाई बॉन्ड, क्योंकि जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो वहां पे जरूरत पड़ता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करते तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आता है बेसिकली, ठीक है। तो अब अगर मान लो यही मॉलिक्यूल हम लेते हैं, इसमें फाइंड आउट करते कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो चलो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं सिग्मा और पाई कैलकुलेट करने के लिए, और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे CS, अब मैं ओपन करके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन C, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमें काउंट करना है कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो देखोगे जहां पे भी सिग्मा बॉन्ड है वहां पे एक से एक बॉन्ड है, वहां पे सिग्मा होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सब सिग्मा है। यहाँ पे देखो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। ऊपर वाला पाई बॉन्ड होता है, नीचे वाला ऐसा कोई, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो अब देखोगे इस सेंटर पे कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड हो गया। इस सेंटर पे देखो कितना सिग्मा हो गया, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड, थ्री सिग्मा बॉन्ड हो गया। इस सेंटर पे देखो एक दो तीन, इस पे भी थ्री सिग्मा बॉन्ड, और इस सेंटर पे फोर सिग्मा बॉन्ड। तो ओवरऑल अगर मॉलिक्यूल पे देखोगे, ओवरऑल जो भी कंपाउंड है उस पे देखोगे, तो चार तीन 12 15 और 19 सिग्मा बॉन्ड हो गया, प्लस 1 एंड 1 पाई बॉन्ड, 19 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड हो गया कि नहीं। आई होप सिग्मा पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। याद रखना एक बॉन्ड होता है, वन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी से हमारा जो जनरेशन हो रखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, तो वहां पे आप देख सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर वगैरह, एक दो मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। अगर कहीं पे एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और दे दे रहा हूं, वो घर पे खुद से करना। कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, वैलेंसी चार होती है, ध्यान में रखना इसको तुम, ठीक है। इसको खुद से बना सकते हो, मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसमें बनाना हो तो कैसे, इसमें देखोगे कितना सिग्मा कितना पाई है, कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है, ये देखना, ठीक है। इसको तुम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में भी कर सकते हो। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है उसको जिगजैग मैनर में हम लोग नोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर तुम लोग लिखोगे 1 2 3 4, तो जो हमारे पास आएगा, मतलब जितना टर्मिनल होता है उतना हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4। तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लगा दिया, और 3 और 4 के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हमें दिखाने की जरूरत नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे पता है तुम्हें कि दो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्मा पाई का कैलकुलेट कर सकते हो, एक सिग्मा सिग्मा, एक सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे क्या होगा, दो पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा। तो इस तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो। और ये क्या है हमारे पास, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछना, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसे बोलते हैं। ओके, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं और पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, इस वाली कार्बन का। तो देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, चार कार्बन है, तो पहले चार कार्बन बना लो, चार कार्बन बन गया, और बीच में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे बनेगा। डन, आई होप ये समझ में आया होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन वाला। तो हमने देख लिया सिग्मा पाई कैलकुलेट करना ये। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी 10th का पार्ट है। फिर मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे,
और थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। ओके, अच्छा एक एक टर्म और आता है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चलो हाइब्रिडाइजेशन जब 11th वाला पार्ट हम लोग 12th के लिए बेसिक करेंगे, सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले इतना सीखो। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सिग्मा पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें कोई अगर कंफ्यूजन हो तो बताना। अब थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम लोग करते बनाते हैं। हमारे पास जो 9th वाला पॉइंट आएगा लुईस डॉट, देखो बेसिक है और पूरा कवर कर रहे हो तो थोड़ा सा, क्योंकि सारा कुछ तो पता भी होना चाहिए ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर देखोगे हमारे पास जो एग्जांपल आता है, जैसे मान लो पहला एग्जांपल लेते हैं CH4, तो इसके भी रूल्स हैं, पहले सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो जो ये सेंट्रल एटम क्या होता है, वो हमेशा लेस नंबर ऑफ एटम में होता है। यहाँ पे देखो जो सबसे कम होगा वही सेंट्रल एटम होता है, जैसे कि कार्बन, ठीक है। तो अगर अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन है, कार्बन का सबसे पहले करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कॉन्फिगरेशन कितना होगा, 2 4 होगा, मतलब बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बना लो, बना लिया हमने। हाइड्रोजन कितने, 4 है। हाइड्रोजन का देखो कॉन्फिगरेशन करो, 1 होता है। इसका कॉन्फिगरेशन 1 होगा, मतलब हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका बना लिया। अब क्या होगा, क्योंकि कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, बहुत होता है ऑक्टेट रूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखोगे तो ये समथिंग में ऐसे बनता है। ये देखो डबलेट हो गया, मतलब 2 रूल फॉलो हो गया, और ये क्या करेगा, सेंटर वाला समथिंग में ऐसे बन जाएगा। तो ये कार्बन CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करो क्या होगा, तुम्हें पता है कार्बन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, तो ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोजन, नीचे आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। बहुत सारे मॉलिक्यूल का ऐसे खुद ट्राई कर सकते हो। एक और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, अमोनिया, क्योंकि वीडियो बड़ी बन रही है तो इसलिए। NH3 अमोनिया, अमोनिया में देखो खुद से ट्राई करो एक बार। अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है, 2 5 होगा, इसीलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बताया है, 2 5 होगा। अब तो नाइट्रोजन के पास कितना, बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, जितना किसी भी एटम पे जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम उतना बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। बट वो कुछ कंडीशन होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं ना, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो फर्स्ट पीरियड वाले, वहां पे जो पहला पीरियड होता है उसके पास लिमिटेशन होता है, मतलब सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो वो जितना बनाना चाहिए उससे 1 2 कम बनाते हैं, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे हम लोग, चैप्टर 3 पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। ओके, आप अगर देखोगे इसका हम लोग अगर लुईस डॉट बनाए, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, बस 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब याद रखना इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। तो तो इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग दिखाना है, जिधर जितना बॉन्ड बना है उस साइड एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको बना लो, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और ये नाइट्रोजन वाला ओवरऑल समथिंग में ऐसे बन जाएगा। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब जो ये बच रहा है ना, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है लोन पेयर का। लोन पेयर क्या होता है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं लोन पेयर। मतलब जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया, जैसे देखो यहाँ पे ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 है, ये बॉन्ड नहीं बनाया, तो इसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो अगर इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट करोगे, और इसको लोन पेयर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इसका लोन पेयर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसका ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे देखो शेयरिंग हो रखा है, तो NH NH NH, ये हमारे पास NH3 अमोनिया का स्ट्रक्चर हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको रिप्रेजेंटेशन होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। 1 लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना, 1 लोन पेयर इक्वल टू द 2 इलेक्ट्रॉन। और ये वाले जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो आपस में शेयर हो रखे हैं ना, तो इनको बोलते हैं हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन
इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, ऐसे मान लो एल्कीन का आ गया। अब क्या आ गया दूसरा हमारे पास, तीसरा जो एग्जांपल आएगा वो एल्कीन आ गया। मान लो इथीन आ गया। याद रखना इथीन का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन होता है। याद रखना क्या होता है इथीन का कॉमन नेम, दो कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, इथीन हो गया। इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसिटाइलिन होता है। ओके, इसका कैसे बनाओगे, कार्बन है क्योंकि दो बॉन्ड बना रहा है, एक इधर एक इधर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खुद से ट्राई करना सेम। ठीक है, तो अब ये कैसे ड्रॉ करेगा, हमारे पास देखोगे तो ये ऐसे हो गया, यहां पे ऐसे हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर। अच्छा, बहुत लोग क्रॉस से करते तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और ये क्या होगा, ये यहां से आएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला समथिंग में ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर तुम नॉर्मल स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, यहां पे बताता हूं। कार्बन देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, ये शेयर्ड वाले है ना, ये देखो ये जो ये वाला एरिया है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एरिया है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एरिया है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, दो दो चार, चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, दैट मीन डबल बॉन्ड आ गया। और इधर देखो दो दो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं बनाना। फोर्थ है, ऐसे तुम्हारे पास इथाइन का आ जाए, मान लो इथाइन आ जाए, चलो मैं इसको बता देता हूँ, घर के लिए कुछ और होगा। ठीक है, क्योंकि इथाइन इंपॉर्टेंट है। इथाइन को क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है, याद रखना इथाइ, सॉरी इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन, मिस कर गया मैंने। इसका कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलिन। और इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। ठीक है, अब तुम्हें पता है यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन देखोगे चार बॉन्ड बनाता है, तीन तो बीच में बना रखे, तो तीन इलेक्ट्रॉन तुम्हें इधर दिखाना पड़ेगा, ऐसे सेम इधर वाले को भी दिखाओ। और एक बॉन्ड इधर बना रहे हैं, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। अब इसको बॉक्स में कर दो, फटाफट हो जाएगा हमारे पास। ये देखो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास ऐसे शेयर होगा और इस वाले का शेयरिंग ऐसे होगा। तो ये हमारे पास इथाइन का हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे बीच में कितना बॉन्ड शेयर हो रहा है, 6, तो डेट में 3 बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब अगर इसमें कोई सिग्मा पाई कैलकुलेट करने को बोल दे तो देखो एक सिग्मा 2 पाई, मैंने बताया था अगर 3 बॉन्ड होगा तो 2 पाई 1 सिग्मा होता है। यहाँ पे 1 सिग्मा, तो इसके पास कितना है, 2 सिग्मा है और 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 सिग्मा 2 पाई, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल के पास 4 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ये हो गया। तो इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। अब मैं तुम यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो कि घर पे खुद से ट्राई करोगे। ओके, माइक चल रहा है, घर पे खुद से ट्राई करोगे। पहला होमवर्क है तुम्हारे लिए BH3 का बनाना खुद से, दूसरा है HNO3 का बनाना खुद से। ठीक है, तीसरा है CO3 2 माइनस का बनाना, कार्बोनेट। ठीक है, फोर्थ है ओजोन का बनाना, O3। ये सबका तुम लोग खुद से लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। तो आई होप हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, IPSC का भी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया ले लिया। ओके, अब हम लोग आते थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर मास पे, और लास्ट में डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आगे ये समझ में, देखो आ रहे हैं कैमरे में। ओके, काफी वीडियो लॉन्ग हो रही है। ओके ओके, डिस्कस करते हैं फटाफट। अब हमारे पास आता है टॉपिक क्या आता है, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है बेसिकली, मोल कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो हेडिंग बनाना तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट, ये हमारा 10th नंबर टॉपिक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में इतना एटलीस्ट कर लेना, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब बेसिकली तुम्हें अगर सबसे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ध्यान में रखना, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू ध्यान में रखना। इसको क्या होता है, Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास जो भी होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एक है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान में रखना, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करती है, जब हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे ना 11 का पहला चैप्टर, तो वहां पे बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हो।
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से। बेसिकली मोलैरिटी और मोलिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी और मोलिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर क्या आएगा हमारे पास, लिख लेना, वेट WT मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, ठीक है, मोलर मास, क्या आएगा नीचे, मोलर मास। अब मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हो, तो याद रखना n इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, mn मतलब मोलर मास। इस तरीके से इसका मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आ गया। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं आएगा, तो मैं बता देता हूँ मॉलिक्यूलर मास कुछ याद रखो और मैं बताता हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो हमारे पास है CH4, अब ना हमारे पास जो, चलो इसी में लिख लो, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, डन। तो मॉलिक्यूलर मास हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास CH4 है, तो जिसका जो भी एटॉमिक मास है उनको सम करते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे CH4 है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन है 4 है, तो कितना हो गया हमारे पास 12 + 4 हो गया 16 हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया 16 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है ये भी याद रखना, ये सब निकालना बता दूंगा, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो इसका 16 ग्राम पर मोल, ये हो गया CH4 का। ठीक है, ऐसे NH3 का अगर निकालोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का हो गया 3, तो क्या हो गया 17 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, आई होप ये मॉलिक्यूलर मास तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें निकालना आ गया ग्लूकोज का, अब ग्लूकोज का तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या होता है C6H12O6 ग्लूकोज होता है ना। बेसिकली जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये। तो अब इसका कैसे निकालोगे, 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 × 6, हाइड्रोजन कितना है 12 है, 1 × 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है 6, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 72 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको अगर देखोगे तो 180 ग्राम पर मोल आ गया। तो ऐसे ही मैं 2-3 मॉलिक्यूल दे रहा हूँ, वो घर पे आप लोग खुद से ट्राई करना। जो इसके बाद आ गया सुक्रोज, तुम लोग सुक्रोज का खुद से ट्राई करना, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ C12H22O11, जो घर पे चीनी यूज करते हो ना, केन शुगर, उसी को बोलते हैं सुक्रोज। ठीक है, एक इसको घर पे फाइंड करना, दूसरा हमारे पास मान लो आ गया C5H10O, इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इन लोग का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, इसी में बता देता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ, मॉलिक्यूलर मास, मोलैरिटी एंड मोलिलिटी का भी डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि ये भी बेसिक में ही आता है, फिर पीरियोडिक टेबल के थोड़ा बहुत बेसिक में चलेंगे। ओके, आई होप ये आ गया होगा। ठीक है, अब इधर आओ, मोलैरिटी एंड मोलिलिटी। ओके, तो अब अगर देखोगे हमारे पास अब हेडिंग बनाना, जो कि बनेगा 11th हेडिंग, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ओके, तो मोलैरिटी क्या होता है, देखो ये इतना चीजें पता होगा तब आप 11th का पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ, बच्चे 12th में पहुंच जाते हैं, ये सब चीजें नहीं पता होती है, तभी उनको बहुत बिग प्रॉब्लम आती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल dissolve in 1 liter of the solution, 1 liter of the solution, ये होता है इसका डिफाइन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन 1 liter ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, आ रहा है कैमरे में, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल M इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब कैपिटल C, ये किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं ml में तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है, हमें पता है
नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे रखोगे, अब ये थोड़ा बहुत 11 का पहले चैप्टर का है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से मोलरिटी फाइंड आउट करते हैं हम लोग। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर और मोलर, ये मोलरिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग चैप्टर 1 करेंगे तो डिस्कस करेंगे। देन अब ऐसे ही इसी भी टॉपिक में हमारे पास मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं आइडिया दूं, हमारे पास ये सपोज करो कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में अगर देखोगे ये नीचे क्या सॉल्वेंट है जो ज्यादा अमाउंट में होता है। कोई भी सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। मैं समझा दे रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं। होमोजीनियस क्या होता है, जो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है ना, उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं। जैसे सैंड इन वाटर, होमोजीनियस में जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, है ना, वो होमोजीनियस हो गया। सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन कैसे बनता है, उसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूट ऐड किया। सॉल्यूट हमेशा याद रखना लेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। और जो सॉल्वेंट होता है ये किस में होता है, मोर अमाउंट में होता है। ओके, सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा। तो जब इन सबका कॉम्बिनेशन होता है वही हमारा बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, ओवरऑल जो होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मोलेलिटी और पीरियोडिक टेबल। हम लोग डिस्कस करेंगे जब 12 सेकंड पार्ट बनाएंगे 12 के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे। ठीक है, आई होप इसको देखा होगा, ये चीज इतना समझ में आया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी का भी कॉन्सेप्ट। ओके, मोलेलिटी क्या होता है बेसिकली, अगर देखोगे मोलेलिटी, ठीक है, याद रखना ये मोलेरिटी है, आर आ रहा है यहाँ पे, मोलेलिटी आएगा। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे, इसको डिफाइन कैसे करोगे, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे याद रखना 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट बेसिकली लिक्विड होता है, बट इसने केजी में बोल दिया तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी वाला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना, डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये क्या है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन में वॉल्यूम। तो ये हमारे पास डेंसिटी हो गया। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, स्मॉल m इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम लोग स्मॉल m से करते हैं, डिसॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होना चाहिए। अगर इसको ओपन करोगे m का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे ऊपर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, मोलर मास मैंने फाइंड आउट करना बता दिया। नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करते हो, वेट अपॉन में मोलर मास। ठीक है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां याद रखना वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर मान लो ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर ग्राम में नहीं है तो क्या होगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। याद रखना ये फॉर्मूला आ गया। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी और मोलेल। ठीक है, ये यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ मोलेलिटी। और ये क्या हो गया, मोलेलिटी का यूनिट। ठीक है, तो हमने मोलेलिटी भी डिस्कस कर लिया। अब पीरियोडिक टेबल में क्या आता है बेसिकली, पीरियोडिक टेबल में 2-3 टर्म आता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का आता है। ठीक है, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत लिखवा दूं सो डेट पूरा कंप्लीट हो जाए, जितना मेरा टारगेट था। वीडियो बड़ा बना लेकिन जो पूरा कंप्लीट देखेगा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास 12th पार्ट है पीरियोडिक टेबल में, तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, या इसके पीसेस पे बहुत अच्छे लेवल का मैंने जेई के लेवल का मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, अपने ही चैनल पे। बट पीरियोडिक टेबल में बेसिक देखते हो तो लेफ्ट टू राइट जाते हो, हमारे पास लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, अक्रॉस द पीरियड, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए टोटल जो ग्रुप्स होते हैं,
टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। टोटल जो पीरियड होते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे पास 7 पीरियड होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने डिस्कवर किए गए हैं अभी तक? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने डिस्कवर किए गए? 118 एलिमेंट। जो लेटेस्ट एलिमेंट डिस्कवर किया गया है, लेटेस्ट एलिमेंट जो डिस्कवर किया गया है वो क्या है? ओजी, ऑग्नेशियम। ठीक है, ये एलिमेंट का सिंबल है। डन। और हम लोग लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इसको बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट जाके कुछ पॉइंट लिख लो। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से और सब प्रॉपर्टीज देख लेना। साइज क्या होता है? साइज बेसिकली डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज ऑफ एटम होता है डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है बस। ठीक है। और क्या ध्यान में रखना हमें? ये देख लिया हमने साइज के। ओके। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहता है, ये सब हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये याद करेंगे। और अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हम लोग, कहां पे मूव करते हैं? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब हमारे पास टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। ठीक है। तो टॉप टू बॉटम मतलब अक्रॉस द ग्रुप, मतलब ग्रुप में। ठीक है। तो ग्रुप में आता है जो पहला होता है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसी का रिवर्स हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है। इसीलिए जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? सीजियम होता है। ठीक है। तो ये सब साइज इंक्रीज होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो ये सब है, बाकी और डिटेल में मैं कर दूंगा। तो जो मेन पॉइंट है वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, वो लिख लो। इतना चीज तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। ये सब लिख लोगे आई होप। अब इसमें और क्या ध्यान में रखना है? ठीक है। टोटल ग्रुप हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 4 पॉइंट। और याद रख लो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सीजियम। ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? फ्लोरीन। ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है। और जो फर्स्ट ग्रुप होते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप होते हैं उनको एल्कली मेटल बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो मतलब सोडियम पोटेशियम वाला होता है ना, सोडियम पोटेशियम रुबेडियम सीजियम फ्रांसियम, वो एल्कली मेटल होता है। सेकेंड ग्रुप होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। ये हमारे बेसिकली एस ब्लॉक में आते हैं। कहां पे आते हैं? एस ब्लॉक में। ऐसे फिर हमारे पास क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में देखोगे, इधर एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, और बीच में क्या आता है? डी ब्लॉक आता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? डी ब्लॉक आता है। और फिर इधर पी ब्लॉक आता है, और नीचे हमारे पास आता है एफ ब्लॉक, है ना, नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, जो एस ब्लॉक वाले होते हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट मेटल होते हैं, तभी तो सोडियम देखो नाइफ से कट कर सकते हो। डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लिख लेना। ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके। और 17th ग्रुप एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग हेलोजन। मैं सब सारा डिटेल लिखवा दे रहा हूं। हेलोजन, हेलोजन ये याद रखना क्या क्या होता है? फ्लोरीन, एफ आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। और जो 18th ग्रुप होता है उनको बोलते हैं नोबेल गैस, नोबेल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस। ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। ये याद रखना। ठीक है। तो आई होप पता नहीं ये नीचे वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। हीलियम हाँ आ रहा है।
ठीक है, तो इतना कुछ ध्यान में रखना है, ये पीरियोडिक टेबल में बेसिकली इतना कुछ हमें ध्यान में रखना है। और बाकी और डिटेल में हम लोग अच्छे से याद करेंगे। एक चीज और याद लिख लो बस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, ये ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो इसको हेडिंग बना के लिख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे पहचानोगे, तो मैं कुछ आइडिया लिखवा दे रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ध्यान में रखना नाइट्रोजन नहीं होता, क्लोरीन होता है ज्यादा, नाइट्रोजन, फिर कार्बन और हाइड्रोजन। इतना तुम ध्यान में रखो, ये तुम्हारे लिए इनफ है। फ्लोरीन का क्या होता है हमारे पास, और भी इसके बीच में आते हैं, इसके बीच में और भी एलिमेंट आते हैं, ब्रोमीन आता है और भी आता है, फॉस्फोरस आता है, पर ध्यान, क्लोरीन का वैल्यू 4 होता है, पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल होता है ना, तो पॉलिंग स्केल, रॉको स्केल, ये सब सारे स्केल होते हैं, तो इसका वैल्यू 4 होता है, ये 3.55 होता है, क्लोरीन 3.16, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.55, इतना याद रखो, दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है। अगर इतना कुछ आपने, अब इतना एंड करते हैं, आई होप सारे टॉपिक हमारे हो गए। ठीक है, अगर आप लोग इतना कुछ अच्छे से कवर कर लेते हो, ठीक है, इतना सारा टॉपिक कवर कर लेते हो, इसमें अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से लिख लेते हो, जितने भी है 30 तक एलिमेंट नेम याद कर लो, इतना कुछ अच्छे से समझ लो, सारे फॉर्मूले सब कुछ पढ़ लो, तो आप 11th में जब भी कुछ पढ़ोगे तो बहुत आसानी होगा। इवन तो 11th 12th के लिए भी, और 10th में भी जितना भी मैंने पढ़ा है सब कुछ यूजफुल ही है। तो ये 10th 11th 12th कोई भी क्लास में आप पढ़ रहे हो तो सबके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो 11th वाले के लिए ये मस्ट है, क्योंकि इतना कुछ तो आना चाहिए, 11th और 12th जो भी है। डन, तो आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा, पढ़ा होगा। ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, पढ़ो, बाय।